हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी में टीडीएस डिडक्ट होता है तो आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि इस टीडीएस का रिफ़ंड हम लोग किस तरह से क्लेम करते हैं। क्या ये टीडीएस रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, कितना टीडीएस रिफ़ंड लिया जा सकता है और कितना रिफंडेबल नहीं होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे एक फॉर्म 16 जिसमें कि हमारा सैलरी पोर्शन होता है, हमारे डिडक्शंस जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर जो हमें डिडक्शंस मिलता है। फाइनली टैक्स कैलकुलेट होता है और वही टैक्स टीडीएस कहलाता है जो कि पर मंथ आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो फॉर्म 16 हमें इस तरह से दिखता है जहाँ पर कि आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है। एचआरए का पोर्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसके बाद फाइनली नीचे हमारे डिडक्शंस होते हैं कि हमने 80C या 80D में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सारे डिडक्शंस आपको तभी मिलते हैं जब आप अपने एम्प्लॉयर को इनकी रिसिप्ट्स सबमिट करते हैं। आपकी रसीदों के बेसिस पर ही आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 में ये डिडक्शंस दिखाता है और फाइनली नीचे आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। उसमें एजुकेशन सेस ऐड करके आपका फाइनल टैक्स निकल के आता है नेट टैक्स पेबल। ये जो 19th नंबर पॉइंट है नेट टैक्स पेबल, यहीं पर आपका फॉर्म 16 एंड हो जाता है। इसके बाद ये जो टैक्स का अमाउंट निकल कर आया है इसको आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को जमा करवा देता है और इसी को हम कहते हैं कि हमारा टीडीएस काटा गया है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये टीडीएस पूरी तरह से रिफंडेबल है, मतलब कि हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इस अमाउंट का रिफंड ले लेना चाहिए क्योंकि ये हमारा पैसा है और ये रिफंडेबल है। लेकिन यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। ये जो टीडीएस का अमाउंट होता है ये आपकी इनकम में से टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने और ये रिफंडेबल नहीं होता है। कुछ केसेस में ये टैक्स रिफंडेबल है, कब? जबकि आपके पास कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो कि आपने फॉर्म 16 में नहीं दिखाए हैं। जैसे कि बहुत से लोग होम लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन दोनों पर हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। लेकिन बाई चांस हमने मिस कर दिया, हमने एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी नहीं दी तो वो इसको फॉर्म 16 में नहीं दिखाते हैं, तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ये होम लोन डिडक्शन दिखा सकते हैं। होम लोन का डिडक्शन दिखाने से हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है और हमारा जो ये टैक्स है ये रिफ़ंड हो जाता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कि आपने कितना डिडक्शन एज अ होम लोन क्लेम किया है। अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन अच्छा खासा है तो ये आपका पूरा यहाँ पर रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको पार्शियल रिफ़ंड ही मिल पाए। और कौन से केसेस होते हैं? अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और उसकी रसीदें आपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं की हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उन रसीदों के बेसिस पर अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं और उससे भी आपका कुछ पोर्शन यहाँ पर जो ये टैक्स का डिडक्ट हुआ है ये रिफ़ंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समरी क्या निकल कर आती है कि हमारा जो ये नेट टैक्स पेबल है जो कि हमारा टीडीएस का अमाउंट है ये रिफंडेबल नहीं है। ये हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है जो कि एक तरह से टैक्स है हमारी इनकम के ऊपर। ये टैक्स का अमाउंट ये तभी रिफ़ंड होता है जबकि आपके पास कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो कि आपने फॉर्म 16 में नहीं दिखाए हुए हैं। लेकिन वो वैलिड डिडक्शंस होने चाहिए और आपको रसीदों के बेसिस पर ही उन डिडक्शंस को क्लेम करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा टैक्स कट गया है, टीडीएस कट गया है और हमें उसका रिफ़ंड क्लेम करना है। टीडीएस रिफ़ंड नहीं होता है, ये रिफ़ंडेबल अमाउंट नहीं है। ये उसी सिचुएशन में आपको रिफ़ंड होता है जबकि आपके फॉर्म 16 में वो डिडक्शंस नहीं हैं जो आप क्लेम करना चाहते हैं। जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप कुछ एडिशनल डिडक्शंस दिखाएंगे तो आपका टीडीएस रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप फेक डिडक्शंस दिखाकर अपना ये टीडीएस रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है जिसमें कि काफ़ी अच्छी खासी हैवी पेनल्टीज़ यहाँ पे लगाई जाती। अगर आपने टीडीएस का पूरा रिफंड क्लेम कर लिया है और वो आपके बैंक अकाउंट में आ भी गया है तो ये कोई श्योर गारंटी नहीं है कि अब आपके पास कोई भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। असेसिंग ऑफिसर के पास अगले 8 साल के लिए पावर होती है कि वो आपको अगले 8 साल के लिए कभी भी नोटिस भेज सकता है पीछे के असेसमेंट ईयर्स के लिए। और इस समय गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती के साथ ट्विटर पर बोला भी हुआ है कि अगर किसी ने भी फेक डिडक्शंस क्लेम किया, स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए उन्होंने कहा है क्योंकि सैलरीड क्लास की इनकम को ट्रैक करना बहुत इजी होता है। तो सैलरीड क्लास को इस समय यहाँ पर काफ़ी नोटिस सेंड किए जा रहे हैं और सेक्शन 133(6) में ये नोटिस आ रहे हैं
जिसमें कि आपने अगर कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं है, तो उस डिडक्शन की आपको रिसिट दिखानी पड़ेगी। रिसिट नहीं दिखाने पर या फिर नोटिस का रिप्लाई नहीं करने पर काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं, साथ ही यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इन शॉर्ट, हमारे फॉर्म 16 में जो भी टीडीएस का अमाउंट हमें दिखता है वो रिफंडेबल नहीं होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 में अगर आप अपना इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको 31 मार्च 2024 तक कर लेना है। इसके बाद इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स प्लानिंग करने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा और आपकी काफ़ी सारी हार्ड अर्नड मनी यहाँ पर टैक्स के रूप में चली जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करना अभी से स्टार्ट करिए, फेक डिडक्शंस क्लेम मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।